नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 9 नवंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो रिपोर्ट से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ सड़क दुर्घटना से संबंधित। तो हम देखेंगे सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट में किस राज्य में सर्वाधिक मृत्यु हुई। तो और भी जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में हुआ ये सभी देखेंगे। और इसके साथ साथ भारत में कितना अभी तक दुर्घटना से मृत्यु हो चुका है और प्रति घंटे कितनी मृत्यु होती है। जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और बात करें कि सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में हुआ, तो सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे 13.4%। दूसरे स्थान की बात करें तमिलनाडु 10.6%। तीसरे पे महाराष्ट्र 9%। ठीक है। भारत की बात करें पूरे भारत में कितना दुर्घटना होता है, एक ईयर में कितना हुआ है, तो 4,61,312 दुर्घटना। मृत्यु की बात करें तो 1,68,491 मृत्यु हुआ। अगर वही प्रति घंटे की बात करें तो प्रति घंटा दुर्घटनाएं 53 दुर्घटनाएं होती हैं और प्रति घंटा मृत्यु की बात 19। स्थिति भारत की क्या स्थिति है, तो पूरी भारत की काफी गंभीर स्थिति है, क्योंकि पिछले की तुलना में सुधार नहीं बल्कि और भी भयानक स्थिति आया हुआ है। पिछले 2012 में 28.2% था, जो कि 2022 में 36.5%। अगर बात करें कि दुर्घटना के क्या कारण है, तो देखो दुर्घटना के वैसे निम्नलिखित कारण है, लेकिन कुछ प्रमुख कारण। पहला, तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की वजह से। दूसरा, लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से। तीसरा, नशे की वजह से गाड़ी चलाना। तीसरा, यातायात नियम का उल्लंघन करना। ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं सर्वाधिक होती हैं। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं पुरस्कार से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, ये किसके द्वारा दिया गया और ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है और किन सभी को पुरस्कार दिया गया। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो जो पर्यावरण से संबंधित है तो जाहिर सी बात है किस लिए दिया जाएगा, तो जो व्यक्ति या जो संस्था, जो समूह पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो पर्यावरण क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा, चैंपियन ऑफ द अर्थ। पुरस्कृत व्यक्ति की बात करें 2023 में किन लोगों को पुरस्कृत किया गया, तो 2023 में 5 विजेता रहे। पहला, जोसेफिना बेल मोंटे, जो कि फिलीपींस के हैं। दूसरा, एलेन मैक आर्थर, पुर्तगाल के हैं। तीसरा, ब्लू सर्कल, चीन के। चौथा, जोस मैनुअल मोलर, स्पेन के। और पांचवा, साइंस एवं इनोवेशन श्रेणी, मैंने बोला ना संस्था, संगठन और व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है। तो एक प्रकार की संस्था है साइंस की, साइंस एवं इनोवेशन श्रेणी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि से लिया हुआ है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि से क्या क्वेश्चन है और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में किस देश के द्वारा परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT से अपना समर्थन वापस ले लिया गया। देखो वैसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एक इंपॉर्टेंट संधि है, इसमें रहना थोड़ा सा पूरे देश के लिए, सभी अंतर्राष्ट्रीय के लिए सेफ है। तो अभी हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT से किस देश के द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया, ये रूस के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं ये संधि क्या है। तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। क्या करती है कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण ना करे, इस संधि के माध्यम से बधा रहता है, प्रतिबंध लगाया रहता है कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। ये संधि कब आया, तो संधि सितंबर 1996 में। इसके 185 देश सदस्य हैं। भारत की बात करें तो भारत इसका सदस्य तो है, लेकिन इस संधि पर साइन नहीं किया था। क्यों साइन क्यों नहीं किया था, तो अपने सुरक्षा कारणों की वजह से। ठीक है। अगर बात करें कि रूस इस संधि में जुड़ा था तो अभी वापस क्यों आ गया, तो अभी वापस आने का उसका कुछ प्रमुख कारण है। पहला, वो कारण ये बता रहा है कि अमेरिका इस संधि का पालन पूरी तरह नहीं करता, तो मैं क्यों करूं। दूसरा चीज कि इस संधि की वजह से कुछ देश ऐसे हैं जिन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे उत्तर कोरिया को आप परमाणु परीक्षण से रोक नहीं पा रहे हो, वो लगातार परमाणु परीक्षण करी जा रहा है। अब तीसरा, रूस की आंतरिक सुरक्षा हितों में बोल रहा है कि यह संधि बाधा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस संधि को वापस ले लिया। तो देखो संसद में विधेयक पारित करके इसको लाया गया था, फिर संसद में विधेयक पारित करके भैया हमें वापस करना है, वापस हो गया है ना। फिर बात करें कि इसके अनुसार क्या होता है, तो इसके अनुसार पूरे सभी देश में किसी भी जगह आप न तो जमीन पे, पानी, हवा, किसी भी जगह परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतर्राष्ट्रीय योजना और परियोजना से लिया हुआ है। तो देखो, चीन की एक बेल्ट एंड रोड परियोजना है BRI। तो हम देखेंगे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI से किस देश के द्वारा निकलने की घोषणा किया गया और क्यों किया गया, क्या कारण था। तो किस देश के द्वारा निकलने की घोषणा किया गया, फिलीपींस के द्वारा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेल्ट एंड रोड परियोजना क्या है। तो बेल्ट एंड रोड परियोजना चीन की है। चीन के द्वारा यह वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जो आपस में जोड़ना है। तो देखो, बात ये आती है कि सभी लोग समुद्र से अलग हैं, तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा। तो इनको दो माध्यम से, एक तो सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट जो कि भूमि कनेक्शन जोड़ा जाएगा, दूसरा समुद्री सिल्क रोड मतलब समुद्रों में ही आपस में कनेक्टिविटी बनाया जाएगा। तो दोनों तरह से हो जाएगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा 2013 में किया गया था। 2023 में उसका 10वीं वर्ष, अभी हाल ही में वर्षगांठ उसका मनाया जाएगा। बात करें कि किस कारण से फिलीपींस इस बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकला, तो उसका प्रमुख कुछ कारण है। पहला कारण कि दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक रुख, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में ये भी बगल में है, तो जाहिर सी बात है अगर आप आक्रामक रुख अपनाओगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। दूसरी बात करें तो BRI के आर्थिक और राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि ये लोग जिस देश में आते हैं वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप इनका रहता है। अभी हाल ही में अपने देश में भी हुआ है। BRI की पारदर्शिता एवं जवाबदेही के कारण पूरी तरह पारदर्शिता में कमी हुआ। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। अभी हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। तो किसे नियुक्त किया, मनोरंजन मिश्रा जी को। कब नियुक्त किया, 1 नवंबर 2023। अगर बात करें और भी स्टैटिक पार्ट की कि RBI की स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 में। RBI के मुख्यालय की बात करें मुंबई में है। RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो RBI के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभियान से लिया हुआ है। वैसे ये हिस्ट्री का कुछ है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है कि अभी हाल ही में ये दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस, जोजिला दिवस। देखो, ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन है कि ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है, तो किससे है, लद्दाख से। अभी हाल ही में समझे क्या ऑपरेशन बाइसन क्या था। देखो, ऑपरेशन बाइसन क्या था, तो ये ऑपरेशन बाइसन एक सैन्य अभियान था। यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो भारतीय सेना के द्वारा 1948 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसी समय क्या हुआ कि पाकिस्तान सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जोजिला दर्रा है, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर से लोग पाकिस्तान लद्दाख में जुड़ते हैं। जोजिला दर्रा तक पूरा कब्जा कर लिया गया, जिससे कि लद्दाख पाकिस्तान के कब्जे में चला जाए। तो उस जोजिला दर्रा को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान सेना के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन बाइसन। किस लिए, क्यों, जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रा पे पाकिस्तान सेना को मुक्त करने के लिए। तो क्या मुक्त हुआ, जी हाँ, जोजिला दर्रा को मुक्त कराया गया और लद्दाख अभी भी भारत के क्षेत्र में आता है। और इसी को यादगार बनाने के लिए जो लोग वीरतापूर्ण शहीद हो गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 1 नवंबर को प्रतिवर्ष जोजिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें कि जोजिला दर्रा प्रवेश द्वार है किसका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, उसके बीच में ही पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को नोट्स के माध्यम में शॉर्ट में डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।